जब मैंने पहली बार सीबीडीसीज़ के बारे में बात करना शुरू किया, जब मैंने 2019 में चैनल शुरू किया, तो सभी ने मुझसे कहा कि मैं एक साजिश सिद्धांतकार हूँ और मैं एक टिन फॉयल हैटर हूँ और मुझे नहीं पता कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ और ये सब बस बकवास है। और ओह जॉर्ज, तुम बिल्कुल एलेक्स जोन्स की तरह हो और ब्ला ब्ला ब्ला। बिल्कुल वही चीज़ जो लोगों ने मुझसे तब कही थी जब मैंने जनवरी 2020 में सरबरस बीमारी के बारे में बात करना शुरू किया, है ना? ओह जॉर्ज, तुम एक साजिश करता हो। ओह, तुम बस डर फैलाने की कोशिश कर रहे हो। ओह! ये तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, ख़ैर ये तो कुछ बन गया और फिर जो हुआ वो ये है कि जेरोम पॉवेल ने सीबीडीसीज़ के बारे में बात करना शुरू किया। फिर बीआईएस भी इस पर शामिल हो गया और फिर 2021 और 2022 में ये वास्तव में चर्चा का विषय बन गया, न केवल रेबेल कैपिटलिस्ट चैनल पर, बल्कि मुख्यधारा के मीडिया में भी। मेरा मतलब है, मुझे आपको इन सभी केंद्रीय बैंकों की याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है, जो इन सीबीडीसीज़ को बनाने की प्रक्रिया में थे। खैर, कुछ बड़ी खबर है, जो मुझे लगता है अच्छी खबर है, क्योंकि इनमें से कई केंद्रीय बैंकों ने सीबीडीसीज़ बनाए हैं और वे असफल हो गए। वे बुरी तरह असफल रहे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम पूरी तरह से मुश्किलों से बाहर हैं, क्योंकि केंद्रीय योजनाकारों और तानाशाहों के लिए सीबीडीसी रखने के लिए एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन है, इसके कारण आप सभी जानते हैं। लेकिन तथ्य यह है कि उन्होंने पहले चरण तक पहुँचने की कोशिश की, या पहले चरण में ये और वे बुरी तरह असफल हो गए हैं, है। हाँ, हाँ, हाँ। मेरे विचार में शानदार। ये कुछ ऐसा है जिसे हमें मनाना चाहिए। तो चलो इसमें चलते हैं। यहाँ एक कहानी है ब्लूमबर्ग से, जहाँ वे बीआईएस नवाचार केंद्र के बारे में बात कर रहे हैं। क्या ये जादुई नहीं लगता? ये तो अद्भुत लगता है ना? ये नवाचार केंद्र है। जब जब वास्तव में ये क्या था? ये एक थिंक टैंक था, बस इसे आगे बढ़ाने के लिए। सीबीडीसी तो अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक को अपने आंतरिक थिंक टैंक को फिर से तैयार करने के लिए बढ़ते दबाव का सामना करना पड़ रहा है। जब वह आंतरिक थिंक टैंक पूरी तरह से सीबीडीसीज को बढ़ावा देने के बारे में था, तो ये मेरे लिए अच्छा लगता है। राज्यपाल की गतिविधियों पर बढ़ती असंतोष की आवाजों के साथ पाब्लो हर्नांडेज डे कोस से उम्मीदें बढ़ रही हैं कि जब वह सामान्य प्रबंधक के रूप में पदभार संभालेंगे, तो वह बासेल स्थित संगठन के नवाचार केंद्र को कम करेंगे। ठीक है। और चलो देखते हैं। ओह, यहाँ क्या हो रहा है? कैसे देखो, ये निकी वॉल्डेज है। अब कई वैश्विक स्थानों पर यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता से लेकर सीबीडीसीज तक सब कुछ का अध्ययन करता है। ओह खैर, भुगतान प्रणाली या सीबीडीसीज के लिए कोड है। तो क्या ये शानदार नहीं है? ये बिल्कुल वही है जो हम चाहते हैं। एक वैश्विक, ये तो एक सरकारी एजेंसी भी नहीं है। ये कुछ ऐसा है जो सरकार के बाहर काम करता है। मेरा मतलब है, ये केंद्रीय योजना है जो स्टेरॉयड पर है। ये वे वैश्विक समाजवादी हैं जो शामिल होते हैं, या इसमें विश्व आर्थिक मंच, यूरोपीय संघ शामिल हैं, संयुक्त राष्ट्र। मेरा मतलब है ये सभी मूल रूप से माल्थुसियन हैं। मेरा मतलब है ये माल्थुसियन मार्क्सवादी पंथ है जिसे मैं हमेशा कहता हूँ। और वे काम करते हैं, आप जानते हैं, वे किसी भी तरह से निर्वाचित अधिकारी नहीं हैं। वे पूरी तरह से प्रणाली के बाहर काम करते हैं। लेकिन उनका समग्र उद्देश्य, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मूल रूप से दुनिया की जनसंख्या को कम करना है। और यह उनके माल्थुसियन प्रवृत्तियों की ओर लौटता है, जो आप उनके हर काम में देख सकते हैं। वे बस खुलकर ये नहीं मानते कि वे टीम थानोस का हिस्सा हैं। क्या आप लोग जानते हैं मेरा क्या मतलब है? जहां थानोस चाहता था बुनियादी रूप से ब्रह्मांड में आधे जीवन का नाश कर देना, क्योंकि उसके अनुसार खाने के लिए बहुत सारे मुंह थे और संसाधन पर्याप्त नहीं थे। और यही माल्थुसियन दृष्टिकोण है जो सब कुछ का केंद्र बिंदु है, जो वैश्विक अभिजात वर्ग करते हैं, और उनके सभी उद्देश्यों का केंद्र बिंदु, चाहे वे इसे समाज के लिए लाभकारी कुछ के रूप में कैसे भी पेश करने की कोशिश करें, और किसी प्रकार की यूटोपियन दुनिया। इस पर वापस आते हैं, तो वे अपनी भौगोलिक और बौद्धिक उपस्थिति को बढ़ाने के बारे में बात कर रहे हैं। ओह भाई, ये तो अद्भुत लगता है। बिल्कुल वही जो हम केंद्रीय योजनाकारों और तानाशाहों से चाहते हैं। इसकी लंबे समय से स्विस स्थित मंच के रूप में कार्य करने को देखते हुए, जहां दुनिया के केंद्रीय बैंकर और नियामक प्रमुख आर्थिक और वित्तीय चुनौतियों पर चर्चा करते हैं। हाँ, क्योंकि वे इतने जुड़े हुए हैं, वे औसत जो और औसत जैन के साथ इतने जुड़े हुए हैं कि वे वास्तव में समझते हैं कि 9 से 5 की नौकरी करना कैसा होता है और इसके साथ निपटना कैसा होता है। आज की दुनिया महंगाई और कम खरीद शक्ति के साथ वास्तव में गरीबों और मध्य वर्ग के संघर्षों को संक्षेप में प्रस्तुत करती है।
ये कुछ ऐसा है जिससे नेकी और क्लॉस और बिल गेट्स, ये कुछ ऐसा है जिससे वे वास्तव में जुड़ सकते हैं और इसीलिए हमें उनकी ज़रूरत है इन समस्याओं को हल करने के लिए। हमें बौद्धिक अभिजात वर्ग की वास्तव में ज़रूरत है जो इन समस्याओं को हल करे, क्योंकि हम आम लोग अपने लिए कोई निर्णय लेने के लिए बहुत मूर्ख हैं। यह विश्व आर्थिक मंच और केंद्रीय योजनाकारों का हिस्सा है। यह बहुत इसकी उत्पत्ति यूजेनिक्स में है। और अगर आप केंद्रीय योजना के बारे में सोचें तो यह यूजेनिक्स के सिद्धांत पर आधारित है। और यही है कि कुछ लोग बस बेहतर होते हैं, कुछ लोग दूसरों से श्रेष्ठ होते हैं। और इसलिए मैं केंद्रीय योजना को देखता हूं। ये सब किस बारे में है? यह है कि कुछ लोग दूसरों से श्रेष्ठ होते हैं और इसलिए जो कुछ लोग शीर्ष पर हैं वे श्रेष्ठ होते हैं, तो उन्हें ही निर्णय लेने चाहिए और उन्हें ही नियंत्रण में होना चाहिए जनता के लिए। ये उनके लाभ में है कि सभी शक्ति क्लॉस क्या बिल गेट्स और नेकी वॉल्डेज को दे दी जाए, है ना? हम यह आपके भले के लिए कर रहे हैं, बस इसलिए क्योंकि आप अपने निर्णय खुद लेने के लिए बहुत मूर्ख हैं। इसलिए हमें आपके लिए निर्णय लेने की पूरी शक्ति होनी चाहिए। याद रखें, ये बिल्कुल वही है जो उन्होंने सर्वासियस बीमारी के दौरान कहा था। अपने खुद के शोध करना या आलोचनात्मक सोच का उपयोग करना आम व्यक्ति के लिए खतरनाक है। क्या आपको याद है जब वे उस कहानी को बढ़ावा दे रहे थे? ये बस है उनकी विश्व दृष्टि का संकेत। वे मूल रूप से आपको अपने पत्ते दिखा रहे हैं। और चाहे वे जो भी कहें और चाहे यह यूटोपियन दृष्टिकोण जो वे बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, आपको क्या विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा है? बात यह है कि वे सोचते हैं कि आप में से आधे लोगों का अस्तित्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे थानोस कहता है, लोग बहुत ज्यादा हैं और संसाधन बहुत कम हैं। और हम अभिजात वर्ग यह तय करने में सक्षम होना चाहिए कि कौन जाएगा और कौन रहेगा। और आश्चर्य की बात है, यह उनके योजना का हिस्सा नहीं है कि वैश्विक अभिजात वर्ग जाए। वे चाहते हैं कि आप जाएं और ज्यादातर भूरे लोग दुनिया में, लेकिन यह उनके यूजेनिक्स की प्रवृत्तियों की ओर वापस जाता है। लेकिन सीबीडीसी पर वापस आते हुए, और ये क्यों इतना खतरनाक होगा? क्योंकि अब वे एआई को सीबीडीसी के साथ मिलाना चाहते हैं, जो मेरी राय में बस उनके समाजवाद की ओर बढ़ने का प्रयास है, क्योंकि यह शक्ति को केंद्रीकृत करता है। क्योंकि समाजवाद या साम्यवाद के खिलाफ तर्क यह है कि हमारे पास मूल्य संकेत नहीं है, इसलिए हम संसाधनों को प्रभावी ढंग से आवंटित नहीं कर सकते। लेकिन अगर हमारे पास कीमतों के बजाय एआई होता, तो हम संसाधनों को और भी प्रभावी ढंग से आवंटित कर सकते थे। और फिर हमें इस बेवकूफ पूंजीवाद की जरूरत नहीं होगी, हमें बेवकूफ मुक्त बाजारों की जरूरत नहीं होगी, या हमें निजी संपत्ति के अधिकारों की जरूरत नहीं होगी। याद रखें, आपके पास कुछ भी नहीं होगा और आप खुश रहेंगे। सीबीडीसीज ये पर वापस आते हैं तो ये एनब्रिज कार्यक्रम सीमा पार भुगतान पायलट, बकवास 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 बकवास। रॉक गवर्नमेंट ऑफ कॉन्फिडेंस में विडंबना यह है कि वे कह रहे हैं कि उन्हें क्यों पसंद नहीं है सीबीडीसीज के बारे में। यह है क्योंकि यह उन लोगों को बहुत अधिक स्वतंत्रता देता है जो सीबीडीसीज का उपयोग कर रहे हैं। वे सोचते हैं कि यह पुतिन को प्रतिबंधों से बचने का एक तरीका देगा। ये सच में कितना पागल है ना? वे वास्तव में तर्क कर रहे हैं कि सीबीडीसी बनाने से पुतिन को प्रतिबंधों से बचने की क्षमता मिलेगी। ये बिल्कुल इसके विपरीत होगा। तो यहां उनके बीच बहुत सारी आपसी लड़ाई है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या जो बड़ा मुद्दा मैं उठाना चाहता हूं वह यह है कि हमने या उन्होंने इन सीबीडीसीज को आजमाया है और वे बुरी तरह से असफल हुए हैं। तो जो यहाँ वे अरम के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि बेशक लैटिन में सोने के लिए है। और यह इस नवाचार केंद्र की साझेदारी थी हांगकांग केंद्रीय बैंक के साथ, और वे इस सीबीडीसी के साथ बाहर आ रहे हैं। लेकिन ये 2021 में हुआ था। क्या आपने इसके बारे में सुना है? मुझे ऐसा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि ये एक बुरी तरह की असफलता थी। क्यों? क्योंकि सबसे पहले केंद्रीय योजनाकार उतने स्मार्ट नहीं होते, और वास्तव में जब असली स्थिति आती है तो वे वास्तव में काफी बेवकूफ होते हैं। और इसलिए जो एकमात्र चीज वे समझ पाए वो ये है, जिसके बारे में मैं आपको विवरण में नहीं उलझाऊंगा। शायद मुझे ये एक व्हाइट बोर्ड पे करना चाहिए, लेकिन ये मूल रूप से वही सिस्टम है जो उनके पास अभी है। देखो, हमारे पास सीबीडीसी है, ठीक है? आपके पास केंद्रीय बैंक का सर्वर है, जिसका मतलब है उनका बैलेंस शीट, ठीक है? और फिर आपके पास बैंक 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 है। और फिर आपके पास एक छोटा ई वॉलेट ऐप है जो बैंक से जुड़ता है। हम अजीब है ना? ये बिल्कुल उसी सिस्टम की तरह लगता है जो हमारे पास अभी बैंक रिजर्व के साथ है।
लेकिन बैंक रिजर्व केंद्रीय बैंक की एक देनदारी है और फिर वे रिजर्व बैंकों द्वारा रखे जाते हैं और फिर आपके पास अपने व्यक्तिगत बैंक तक पहुंच होती है। और निपटान प्रक्रिया में ये केंद्रीय बैंक के बैलेंस शीट पर हो सकता है बैंकों के बीच। ये क्रांतिकारी होने वाला है, जबकि हकीकत यह है कि यह वही पुराना सिस्टम है जो हमारे पास पहले से है। आप बस इसके ऊपर फैंसी नाम रख रहे हैं और आप इसे इस तरह से पेश करने की कोशिश कर रहे हैं जैसे ये एक तकनीकी उन्नति है। ये तो एक मजाक है। ये तो एक मजाक है। और यह मूल रूप से मेरी राय में बस यही है। ये बस केंद्रीय बैंकर्स हैं, सफेद झंडा लहराते हुए और यह स्वीकार करते हुए कि हालांकि वे एक सीबीडीसी सिस्टम चाहते हैं, लेकिन वे इसे लागू करने के लिए उतने स्मार्ट नहीं हैं। तो बस ये दिखाने के लिए कि वे प्रगति कर रहे हैं, वे बस उसी सिस्टम को ले रहे हैं जो हमारे पास पहले से है और उस पर अलग अलग लेबल लगा रहे हैं और फिर किसी तरह की बधाई की उम्मीद करना, है ना? तो मेरे लिए फिर से दीर्घकालिक स्पष्ट रूप से मुझे लगता है कि संभावना बेहद उच्च है। हमारे पास एक सीबीडीसी है और शायद एक वैश्विक सीबीडीसी भी है, क्योंकि यह उन्हें बहुत अधिक शक्ति देता है। लेकिन छोटे समय में यह एक बड़ा जीत है। यह एक बड़ा जीत है और यह उनकी अक्षमता का परिणाम है जिसकी हमें केंद्रीय योजना से उम्मीद करनी चाहिए। यह एक चीज है जिसे हमें अपने सबसे बड़े हथियार के रूप में विचार करना चाहिए। हमारा मतलब लोग, वे लोग जो स्वतंत्रता, आजादी और मुक्त बाजार पूंजीवाद के लिए हैं। हमारा सबसे बड़ा हथियार, हमारा सबसे बड़ा संपत्ति। हमारे पास केंद्रीय योजनाकारों के खिलाफ जो सबसे बड़ा उपकरण है वह यह है कि केंद्रीय योजना काम नहीं करती और यह बार बार साबित हो चुका है कि यह बेहद अप्रभावी है। और यह भी तो बार बार साबित हो चुका है कि केंद्रीय योजनाकार कभी भी कभी भी कभी भी कभी भी उन लोगों से ज्यादा स्मार्ट नहीं होते हैं जिनका वे शासन करने की कोशिश करते हैं। तो उम्मीद है वे उतने ही अप्रभावी बने रहेंगे जैसा कि वे पिछले समय से करते आ रहे हैं, हजार वर्षों। और यह उन्हें अपने तानाशाही को बढ़ाने में कोई लाभ हासिल करने से रोकेगा या उनकी क्षमता को लागू करने के लिए औसत पर तानाशाही, जॉर्ज एन। और इसके परिणाम स्वरूप शायद हम कुछ प्रगति करते हैं। और मैं कहूंगा कि मुख्यधारा की कहानी में हमने काफी प्रगति देखी है पिछले कुछ समय में। खैर, जब से ट्रंप को चुना गया है, आपको इसके लिए उसे श्रेय देना होगा, यह तो निश्चित है। और मैंने अभी देखा कि विश्व आर्थिक मंच अभी बैठक कर रहा है। हमारे पास डावोस है और वे वही बातें कर रहे हैं जो वे हमेशा करते हैं, लेकिन बहुत से लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और अगर आप एक वैश्विक सीईओ या एक राजनेता हैं तो आप ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि अभी विश्व आर्थिक मंच का दुनिया में सबसे खराब ब्रांड है। जहां तक सबसे नकारात्मक संबंध की बात है, ये ऐसा है जैसे एलोन भगवान के लिए, या ये ऐसा है जैसे ब्रिटिश पेट्रोलियम जब उनका बड़ा तेल रिसाव हुआ था, या ये एक्सॉन वॉल्डेज या जो भी था की तरह है। ये वही चीज है। जब आपके पास ये बड़े पर्यावरणीय समस्याएं होती हैं तो वह कंपनी बस एक अप्रिय व्यक्ति बन जाती है और इसके साथ एक बड़ा नकारात्मक कलंक जुड़ा हुआ है। तो मुझे दिखाओ ब्रांड, वह कॉरपोरेट ब्रांड जिसके पास सबसे अधिक नकारात्मक कलंक है विश्व आर्थिक मंच से अधिक। मतलब आप बर्ड लाइट को देखिए और कैसे इसके लिए लंबे समय तक एक नकारात्मक कलंक रहा। मिल्वेनी चरित्र और उन्होंने जो कई अन्य चीजें की के परिणाम स्वरूप, बस जागरूकता की बात करें, सही है। लेकिन बड लाइट ब्रांड कभी भी विश्व आर्थिक मंच के द्वारा बनाए गए नकारात्मक कलंक के करीब भी नहीं था। हाँ, पिछले कुछ वर्षों में, मतलब क्लॉस ने इस्तीफा दे दिया। तो मेरी राय है, और मैं बहुत आशावादी हूं यहाँ गिलास को आधा भरा हुआ देखकर, कि आने वाले 5 वर्षों में मैं बहुत आशावादी हूं कि विश्व आर्थिक मंच पूरी तरह से अप्रासंगिक हो जाएगा और शायद इसका आकार 1 दशमलव का होगा या आज के आकार का 10% होगा, रोम के क्लब के बहुत समान। जैसे रोम का क्लब अभी भी मौजूद है लेकिन कोई भी उनके बारे में बात नहीं करता क्योंकि वे बस अतीत की एक धरोहर हैं। अब शायद उनके पास पर्दे के पीछे बहुत प्रभाव है लेकिन वे बस
ये ऐसा नहीं था जैसे विश्व आर्थिक मंच कुछ साल पहले था, जब उन्होंने ग्रेट रिसेट एजेंडा पेश किया था। उनके पास राजनीतिक प्रभाव और कॉरपोरेट अमेरिका के भीतर बहुत अधिक खींचतान थी। लेकिन अब मैं इस बदलाव को देखता हूँ, और क्योंकि ये ट्रंप है या एलोन या विवेक या किसी भी कारण से, जो रोगन शायद आप इस जागरूकता से दूर जाने के बदलाव को देख रहे हैं, ढाई से दूर, ये सजी से दूर। और मुझे लगता है कि इसके अलावा आप विश्व आर्थिक मंच और डावोस से दूर जाने की इस प्रवृत्ति को देखेंगे। और मैं सिर्फ औसत जो और जेन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं, सीईओ, खुद राजनेताओं की, क्योंकि वे विश्व आर्थिक मंच के साथ जुड़ाव को एक नकारात्मक चीज के रूप में देखेंगे। शायद ये नहीं होगा, लेकिन मैं देखता हूं हवा बदल रही है, और मुझे लगता है कि ये सकारात्मक है। ये सकारात्मक है, भले ही ये ऐसा नहीं हो सकता कि हम स्वतंत्रता, आजादी और मुक्त बाजार पूंजीवाद की दिशा में बढ़े। मैं इस बड़े बदलाव के कारण पहले से कहीं अधिक आशावादी हूं, जो चुनाव से पहले था। ठीक है दोस्तों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि मेरा जन्मदिन है। बिल्कुल, 30 जनवरी हम एक कर रहे हैं मुफ्त वर्चुअल सम्मेलन। मैं इसके लिए बहुत उत्साहित हूं। जॉर्ज गैमन का जन्मदिन, वर्चुअल सम्मेलन, ये 30 जनवरी को शाम 5 बजे होने वाला है, पूर्वी समय। और मैं केनी मैकेलरॉय, जोसेफ वोंग, ब्रेंट जोन्स, क्रिस मैकिन्टॉश जैसे लोगों से बात करने वाला हूं। हम रियल एस्टेट, फेड, डॉलर, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, कमोडिटीज, यूरेनियम, सोना, चांदी, तेल, प्राकृतिक गैस, उन चीजों के बारे में बात करने वाले हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, रिक्रूल। और मैं इसके लिए बहुत उत्साहित हूं। ये एक मुफ्त वर्चुअल सेमिनार है। तो साइन अप करने के लिए आपको बस इस हरे बटन पर क्लिक करना है और अपना ईमेल पता सबमिट करना है। यह है कि मैं अपनी ईमेल सूची कैसे बनाता हूं। और अगर आप 30 जनवरी को शाम 5 बजे लाइव शो में नहीं आ पा रहे हैं, पूर्वी समय, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास वह लिंक है तो आप इसे बाद में देख सकेंगे। आप रिकॉर्डिंग देख सकेंगे। और ये लगभग उतना ही अच्छा, लगभग उतना ही अच्छा, ये उतना अच्छा नहीं है क्योंकि आप चैट में भाग नहीं ले सकते, लेकिन इसे देखना निश्चित रूप से काबिले तारीफ है। ये कुछ ऐसा है जिसे आप मिस नहीं करना चाहेंगे। और आपको बस उस हरे बटन पर क्लिक करना है और अपना ईमेल सबमिट करना है, और फिर आपको वास्तव में इसे देखने के लिए एक लिंक मिलेगा, और फिर आप इसे बाद में देख सकेंगे। इस बमबारी के साथ दोस्तों, अपने बाकी के दोपहर का आनंद लें। जैसा कि हमेशा होता है, सुनिश्चित करें कि आप स्वतंत्रता, आजादी, मुक्त बाजार, पूंजीवाद के लिए खड़े हैं, और हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे।